नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। संगीत ही जीवन है और जिसकी जिंदगी में सुर नहीं, उसका जीवन किसी अंधेरे कारागार से कम नहीं है। साथियों, आज की भागती दौड़ती इस दुनिया में हर इंसान अपने गम और खुशी में जिसका स्वागत तहे दिल से करता है, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी सांसों में घुलने वाला संगीत ही है। इस दुनिया से प्रेम करने वालों को फिर जिंदगी में कुछ और ना भी मिले तो कोई गम नहीं होता। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एंटोनियो विवाल्दी की। इन्हें संगीत विरासत में ही मिला था। हालांकि इन्होंने जीवन की शुरुआत तो बतौर पादरी यानी प्रीस्ट की थी, लेकिन फिर अचानक इन्होंने इसे छोड़कर म्यूजिक को ही अपने जीवन में शामिल कर लिया। विवाल्दी का जन्म 4 मार्च 1678 को इटली के वेनिस शहर में हुआ था। इनके पिता एक प्रोफेशनल वायलिन वादक थे और इन्होंने ही अपने बेटे को बचपन से ही वायलिन सिखाना शुरू कर दिया था। अपने पिता की वजह से विवाल्दी उस वक्त के मशहूर संगीतकारों के संपर्क में आने लगे। एक तरफ विवाल्दी की वायलिन पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो उन वाद्य यंत्रों को बजा सकने में असमर्थ होते जा रहे थे जिनके लिए मुंह का इस्तेमाल किया जाता है। इस कमजोरी की वजह उनकी सांस न ले पाने की गंभीर समस्या थी। संगीत में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विवाल्दी ने धार्मिक ज्ञान लेना भी जारी रखा और 15 साल की उम्र में उन्होंने पादरी यानी पुजारी बनने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। लाल बालों के कारण अक्सर लोग इन्हें लाल पादरी बुलाया करते थे, पर खराब सेहत के कारण बतौर पादरी उनका जीवन काफी लंबा नहीं चल सका और फिर 25 साल की उम्र में इन्हें वेनिस में मास्टर ऑफ वायलिन के नाम से पहचाना जाने लगा। इन्होंने 3 दशकों तक इसी पद पर रहते हुए अपने बेहतरीन कार्यों को पूरा किया। इन्होंने अपने ग्रुप में एक से बढ़कर एक संगीतकार शामिल किए और बहुत सी बेहतरीन कंपोजिशंस भी तैयार की। विवाल्दी की लीडरशिप में इस ऑर्केस्ट्रा ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना शुरू कर दिया और 1716 में इन्हें संगीत निर्देशक बना दिया गया। भजन संगीत व संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ विवाल्दी ने 1715 से ओपेरा लिखना भी लगातार जारी रखा। इन्होंने तकरीबन 50 ओपेरा स्कोर लिखे, जिनमें से सबसे ज्यादा ख्याति मिली ला कॉन्स्टेंजा ट्रायम्फेंटे को। इन दोनों स्कोर का प्रयोग कई चेतना कार्यक्रमों के दौरान किया गया। अपने रेगुलर जॉब के साथ साथ विवाल्दी ने मंटुआ व रोम में बहुत से छोटे छोटे समय के लिए विभिन्न पदों पर काम किया। विवाल्दी के चाहने वालों में साधारण लोगों के साथ साथ यूरोप के रॉयल घराने भी शामिल थे। इन्होंने 15वें किंग लुइस के विवाह के मौके पर एक विशेष संगीत तैयार किया था। विवाल्दी एक ऐसे म्यूजिशियन व कंपोजर थे जिन्हें हर उम्र के लोग पसंद किया करते थे। छठे सम्राट चार्ल्स भी उन्हें बेहद करीबी मानते थे और इन्होंने ही उन्हें नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। संगीत विवाल्दी का जीवन था और इन्होंने कभी भी इसे व्यापार की तरह इस्तेमाल नहीं किया। शायद यही वजह है कि विश्व प्रतिष्ठित संगीतकार होने के बावजूद भी इनके पास पूंजी के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं था। इन्होंने वेनिस छोड़कर वियना और फिर वियना छोड़कर ऑस्ट्रिया जाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि उन्हें शाही अथवा राज दरबार में पद मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका
और 28 जुलाई 1741 को गरीबी में जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब इसे किस्मत का खेल नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे कि जिस इंसान ने सभी की जिंदगी में संगीत बिखेरा, उसका खुद का अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। ना ही वहाँ ज्यादा लोग मौजूद थे और ना ही कोई संगीत सुनाई दे रहा था। वक्त बीतता गया और उसके साथ साथ शायद एंटोनियो विवाल्दी का नाम भी धुंधला पड़ता गया, पर उनका संगीत ना ही कल फीका पड़ा था और ना ही कभी पड़ेगा। उन्नीस में जाने माने कंपोजर एवं पियानिस्ट एल्फ्रेडो कैजेला ने विवाल्दी के सम्मान में विवाल्दी वीक की स्थापना की। इस समारोह ने विवाल्दी के संगीत को एक बार फिर से लोगों के बीच जिंदा कर दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक इनका संगीत हर तरफ बिखरा नजर आता है, खासतौर पर क्रिसमस के मौके पर। आज हमारी पूरी टीम इस महान संगीतकार को उनके बेहतरीन संगीत के लिए तहे दिल से सलाम करती है। बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने अभिनय से कुछ खास चरित्रों को जीवित किया है। जैसे किसी ने खलनायक की भूमिका में तो किसी ने माँ के किरदार में खुद को इस तरह पिरोया कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें पर्दे के किरदार से ही जोड़कर देखने लगे। फिल्मों में अपने चरित्र को दिल से जीने वाली एक ऐसी ही कलाकारा रही दीना पाठक, जिन्होंने न सिर्फ सिनेमा जगत में अपने अभिनय का डंका बजाया बल्कि थिएटर जगत को सिनेमा के साथ जोड़ने में भी खासी भूमिका निभाई। गोलमाल, खूबसूरत, उमराव जान और पिंजर जैसी कई फिल्मों में बेजोड़ अभिनय करने वाली दीना पाठक का जन्म 4 मार्च 1922 को गुजरात के अमरेली नामक स्थान में हुआ था। इंदर, मैं तुमसे कहने आई थी कि अपने पिताजी का एक और ईसीजी करवा दो। हाँ माँ, मीटिंग में जा रही हो? हाँ। माँ, उस लड़की के बारे में कुछ फैसला किया? वो लोग पूछ रहे थे। कौन सी लड़की? वही जिसका चंद्र भाई के लिए रिश्ता आया था, मेरे दोस्त की बहन। हाँ, बहुत काबिल लड़की है माँ। इस साल बैडमिंटन चैंपियन हुई है यूनिवर्सिटी में और नेक्स्ट। तो क्या इस घर में वो बैडमिंटन खेलेगी? मुझे इस घर के लिए चैंपियन वैम्पियन नहीं, बहू चाहिए जो घर गृहस्थी की देखभाल कर सके। ये तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, बैठ के लेसन तैयार करो। जी। अमूमन ऐसा माना जाता है कि आजादी से पहले तक महिलाओं का रंगमंच से जुड़ाव बेहद ही कम था, लेकिन ऐसे समय में भी दीना पाठक वो नाम बना जिन्होंने रंगमंच को अपनी कर्म भूमि बनाया और वहां सफलता के नए आयाम रचने शुरू कर दिए। इन्होंने नुक्कड़ और नाटकों द्वारा जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। या साथियों, हम यूं भी कह सकते हैं कि वो दीना पाठक ही थीं जिन्होंने गुजराती थिएटर को अपनी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दीना पाठक को बचपन से ही फिल्मों और फैशन के प्रति एक अलग ही लगाव था और अपने इसी लगाव के चलते ये किशोरावस्था से ही बतौर अभिनेत्री इंडियन नेशनल थिएटर के साथ जुड़ गई। पर इस दौरान वो मुंबई में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। कॉलेज में अपनी विद्यार्थी गतिविधियों के कारण दीना पाठक काफी चर्चित नाम हुआ करता था। खासतौर पर अपने नाटकों के जरिए इन्हें काफी प्रशंसा भी मिली। दीना जी का भवाई थिएटर से रिश्ता बेहद ही करीबी था। ये गुजरात का वो थिएटर था जहां पर होने वाले कार्यक्रमों के जरिए ब्रिटिश शासन की चालों से देशवासियों को वाकिफ करवाने की कोशिश की जाती थी। बस आगे चलकर इसी नजदीकी रिश्ते का असर इनके जीवन पर भी पड़ा और ये अपनी बड़ी बहन शांता गांधी के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी जुड़ गई। कुछ समय बाद दीना जी ने नाट मंडल नाम से अहमदाबाद में अपना खुद का थिएटर ग्रुप बनाया और लगातार अपने हुनर को आगे बढ़ाती रही। दर्शक भवाई थिएटर में इनके नाटक मैना गुरजारी को देखने के लिए काफी उत्साहित रहा करते थे। वैसे एक खास बात इस नाटक की ये भी थी कि ये एकमात्र ऐसा गुजराती नाटक है जिसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दीना पाठक ने इस नाटक को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत किया था।
दीना पाठक जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1948 में गुजराती फिल्म से की थी। हालांकि इसके बाद इन्होंने लंबे समय तक सिनेमा से मुंह मोड़कर थिएटर का रुख किया, लेकिन फिर तकरीबन 20 साल बाद सिनेमा जगत में एक बार फिर से अपनी वापसी की। पर साथियों, जब तक इन्होंने दोबारा से सिनेमा में कदम रखा, इनकी उम्र 44 साल की हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें थोड़े से उम्र दराज रोल ही मिलने की गुंजाइश थी। पर दीना जी को भी कभी इससे कोई शिकवा नहीं रहा, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ अभिनय ही था। सबसे पहले दीना जी को अभिनय का मौका मिला 1966 में बासु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी में। इस दौरान इन्होंने कई दूसरी फिल्में जैसे सत्यकाम, सात हिंदुस्तानी, गुरु में भी काम किया था। दीना पाठक जी की प्रमुख फिल्मों में मौसम, किनारा, किताब, चितचोर, घरौंदा, खूबसूरत और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रही हैं। इधर से गुजर रहा था, सोचा दर्शन कर लूं। ये क्या कह रहे हैं आप ही के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। बात यह है, अरे हाँ, आपकी बहन है मिसेस श्रीवास्तव, उनसे मुलाकात हो गई एक पार्टी में। ओह, कमला से? कैसी है वो? अच्छी है, अच्छी। बहुत दिनों से नहीं मिली उससे। शादी के पहले हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। जुड़वे है ना। और एक ये मेरे राम और लक्ष्मण है। सूरत के सिवा कोई चीज मिलती ही नहीं इन दोनों भाइयों में। वैसे दीना जी के करियर पर अगर गौर फरमाया जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि थिएटर से उनके गहरे जुड़ाव के कारण ही इन्होंने अधिकतर फिल्में 8 निर्देशकों के साथ ही की थीं। थिएटर से अपने प्रेम के कारण ही इन्हें कमर्शियल सिनेमा की चकाचौंध ज्यादा रास नहीं आती थी। दीना पाठक ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी है। 80 के दशक के सबसे चर्चित टीवी शो मालगुडी डेज में वो अहम भूमिका निभाती नजर आई थी। गोलमाल के अलावा 2002 में दीपा मेहता निर्देशित फिल्म हॉलीवुड बॉलीवुड को भी इनके करियर की बेस्ट कॉमेडी माना जाता है। दीना पाठक जी ने अपने पूरे जीवन में अभिनय को दिल से जिया था और इसीलिए दुनिया से विदा लेने से पहले भी वो अपने काम को पूरा कर कर ही मानी। सन 2003 में रिलीज हुई फिल्म पिंजर उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन इसके सिनेमा घरों पर आने से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज दीना जी बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके अभिनय की सौगात को संजोए उनकी फिल्में अभी भी हमारे और इनके बीच सेतु का काम करती हैं। उनकी दोनों बेटियां सुप्रिया पाठक व रत्ना पाठक उनके नाम को अभी भी अभिनय की दुनिया से जोड़े हुए आगे बढ़ रही हैं। साथियों, ये कविता या यूं कहें कि प्रार्थना गीत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज का दिन उसी महान साहित्यकार की जन्मतिथि है जिन्होंने इस मशहूर प्रार्थना गीत को अपने शब्दों से संवारा था। दरअसल हम बात कर रहे हैं साहित्य के आकाश के चमकीले नक्षत्रों में से एक राम नरेश त्रिपाठी जी की। त्रिपाठी जी छायावादी व द्विवेदी युग की एक ऐसी प्रमुख कड़ी माने जाते हैं जिन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास व बाल साहित्य की भी रचना की है। राम नरेश जी ने लोक गीतों के चयन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से गुवाहाटी तक सारे देश का भ्रमण किया। इन्हें अपनी मुख्य काव्य कृति स्वप्न के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। राष्ट्र प्रेम इनकी कविताओं का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1881 में जौनपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। अपने पिता की तरह ही इनकी रगों में भी धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व राष्ट्रभक्ति की भावना बहती थी। निर्भीकता व आत्मविश्वास इन्हें विरासत में ही मिला था।
प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करने के समय से ही कविता के प्रति इनमें एक विशेष प्रेम पनपने लगा था। इसी बीच पिता से कुछ अनबन होने की वजह से 18 साल की उम्र में वो कोलकाता आ गए। सेहत से परेशान त्रिपाठी जी ने एक मित्र के कहने पर राजस्थान के जयपुर स्थित फतेहपुर गांव आने का फैसला लिया। यहाँ की आबो हवा और इलाज से वो जल्दी ही रोग मुक्त हो गए। इसी बीच उनकी कलम पर माँ सरस्वती की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने हे प्रभु आनंद दाता जैसी बेजोड़ रचना कर डाली। ये गीत अभी भी बहुत से स्कूलों की प्रार्थना व पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। फतेहपुर ही वो जगह बनी जहाँ से त्रिपाठी जी ने साहित्य साधना की शुरुआत की थी। इन्होंने यहाँ कई छोटे बड़े काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास लिखे, साथ ही हिंदी व संस्कृत का गहन अध्ययन भी किया। अब तक की अपनी संचित पूंजी और ज्ञान व अनुभव के साथ वो 1915 में पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग आ गए। आगे चलकर प्रयाग ही उनकी कर्म स्थली बना। यहाँ त्रिपाठी जी ने अपनी थोड़ी सी पूंजी की मदद से प्रकाशन का काम भी शुरू किया। पंडित त्रिपाठी ने गद्य व पद्य दोनों में ही रचनाएं की और मौलिकता के नियम को ध्यान में रखकर रचनाओं को अंजाम दिया। अपनी लगन व मेहनत के बल पर ही बहुत जल्द त्रिपाठी जी हिंदी जगत में मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और सारे देश में लोकप्रिय हो गए। हिंदी के पहले एवं उत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना उन्होंने मात्र 21 दिनों में की थी। वैसे इसके अलावा इनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्यों में मिलन व स्वप्न भी शामिल है। त्रिपाठी जी ने बड़े ही परिश्रम से कविता कौमुदी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी संपादन व प्रकाशन किया। बहुत जल्द ये बात साबित हो गई कि त्रिपाठी जी सिर्फ कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मशूर भी थे। महात्मा गांधी के कहने पर त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए थे। वो एक पक्के गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्र सेवक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के चलते कई बार त्रिपाठी जी ने भी कारागार में अपने दिन गुजारे। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम की झलक कहीं कहीं वैसे ही दिखती है जैसे कि छायावादी युग की हुआ करती थी। इनके काव्य की सबसे बड़ी खासियत इसकी आसान भाषा थी। इन्होंने काव्य रचनाओं में शुद्ध सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें ना ही तो व्याकरण और ना ही वाक्य रचना जैसी कोई कमी नजर आती है। इसके साथ साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी इनके काव्य को और भी खूबसूरत बना देता है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहे तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। काव्य रचना के अलावा त्रिपाठी जी ने वीरांगना, वीरबाला व लक्ष्मी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की थी और सुभद्रा, जयंत व प्रेम लोक इनके विख्यात नाटक संग्रह हैं। इन्होंने हिंदी, संस्कृत व बांग्ला के लोकप्रिय कविताओं का संकलन और संपादन किया। इनका ये कार्य कविता कौमुदी नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। ग्राम गीतों का संकलन संपादन इनके द्वारा किया गया ऐसा कार्य था जो पहली बार किसी साहित्यकार ने किया था। 16 जनवरी 1962 को रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कर्मभूमि प्रयाग में ही अंतिम सांस ली और इसी के साथ साहित्य पटल पर इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। आज हमारी पूरी टीम की ओर से महान साहित्यकार रामनरेश त्रिपाठी जी को इनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। कहते हैं इतिहास हमें नहीं बल्कि हम इतिहास को बनाते हैं, पर इतिहास रचने के लिए इंसान में किसी खास हुनर का होना बहुत जरूरी है। और आज ही के दिन 1877 में जन्मे गैरेट मॉर्गन इस इतिहास का ऐसा ही पहलू है, जिनके योगदान अभी तक हमारे बीच अपनी खास जगह बनाए हुए हैं।
ये नाम एक ऐसे शख्स का है जिन्होंने बहुत ही साधारण शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा वो खोजें की गई जो समाज के विकास का आधार बनी। मॉर्गन ने अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया कि नाम कमाने के लिए किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, क्योंकि असली ज्ञान इंसान अपने आसपास को देखकर ही सीखता है। मॉर्गन जब अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तभी वो काम की तलाश में ओहियो आ गए। अब तक अनुभव के नाम पर इनके पास सिर्फ आरंभिक शिक्षा ही थी, लेकिन सिलाई मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने के दौरान इन्होंने अपनी भावी कल्पनाओं को आयाम देना शुरू कर दिया। मशीनों की हर एक कार्यविधि को इन्होंने इतनी बारीकी से जाना कि कौन सा पार्ट कहाँ फिक्स करना है, ये सब जानना उनके लिए आम बात होती चली गई। बस अपने इसी टेक्निकल माइंड की मदद से बहुत जल्द मॉर्गन ने सिलाई मशीन का अपग्रेडेड मॉडल तैयार कर लिया और इसकी रिपेयरिंग से जुड़ा व्यवसाय भी शुरू कर दिया। 1909 में इन्होंने सिलाई मशीन के साथ साथ टेलरिंग यानी कपड़ों को सिलने का काम भी शुरू कर दिया। सिलाई के काम के दौरान इन्हें उस वक्त समस्या आई जब मशीन से ऊनी कपड़ों को सिलने की कोशिश की गई। मशीन की सुई की रफ्तार ज्यादा होती थी और इसीलिए जब ऊनी कपड़े उसके संपर्क में आते थे तो उसमें से धागा बाहर आने लगता था। वैसे कोई नई समस्या नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे परेशान थे। ऐसे में मॉर्गन ने समस्या से डरने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिसे सुई पर लगाने पर धागा खुद ब खुद बैठ जाता था, या यूं कहें कि फ्लैट हो जाता था। इस केमिकल से सुई पर लगने वाला घर्षण कम हो गया और कपड़े आसानी से सिले जाने लगे। इस दौरान मॉर्गन के तेज दिमाग में ऐसा आइडिया आया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने न की हो। उन्होंने इस केमिकल का प्रयोग बालों को सीधा करने के लिए भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने G.A. मॉर्गन हेयर रिफाइनिंग कंपनी की शुरुआत की और यहाँ पर बनी क्रीम को अफ्रीकी अमेरिकन तक पहुँचाना शुरू कर दिया। इस क्रीम की मदद से अफ्रीकी लोगों को अपने बालों को सीधा करने में सहूलियत होने लगी और हर बार की तरह मॉर्गन का ये प्रोडक्ट भी सफल रहा। I consider Garrett Morgan to be the African-American entrepreneur of the early 20th century. He was the first African-American to own an automobile in Cleveland, which automatically puts him in a very elevated category. गैलेट मॉर्गन इतिहास का वो नाम है जिन्हें एक प्रतिभाशाली आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हर तरह की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। मतलब ये कि एक छोटी सी टोपी से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स बनाने तक इन्हें महारत हासिल थी। मॉर्गन क्लीवलैंड में रहने वाले पहले अश्वेत थे जिनके पास कार हुआ करती थी। 1923 में इन्होंने नए तरह के ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार किया। इसमें एक वार्निंग लाइट थी जिसका मतलब होता था गाड़ियों को रोका जाना। He saw a terrible accident between an automobile and a cart, a horse-drawn cart, and a little girl was very seriously injured. The horse was seriously injured. The horse had to be put to sleep. The first traffic signal was placed on 9th and Euclid, which was at the time the busiest intersection in town and probably the most dangerous intersection too, because so much traffic went through downtown. मॉर्गन ने अपनी इस डिवाइस को पेटेंट करवाया और पता है आपको, जो 3-वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूएस, ब्रिटेन व कनाडा में शुरू किया गया वो दरअसल मॉर्गन की ही देन है। बाद में सिस्टम के राइट्स जनरल इलेक्ट्रिक को $40,000 में बेच दिए गए। गैलेट मॉर्गन की जिंदगी के 2 पहलू थे, जिसमें से पहला आविष्कारों की दुनिया से जुड़ा था, जबकि दूसरा समर्पित था अफ्रीकन अमेरिकन को आगे बढ़ाने में। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के साथ जुड़कर क्लीवलैंड में कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया। मॉर्गन ने नीग्रो कॉलेज को आर्थिक मदद मुहैया करवाई और साथ ही सभी अश्वेतों के लिए कंट्री क्लब की स्थापना भी की। 1920 में इन्होंने क्लीवलैंड कॉल नाम से एक अफ्रीकन अमेरिकन अखबार को भी शुरू किया। गैरेट मॉर्गन ने हमेशा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने तो उनसे खुद की आंखों की रोशनी भी छीन ली। 1943 में इन्हें मोतियाबिंद की शिकायत हुई और परिणाम ये हुआ कि इनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई।
इस तरह ताउम्र समाज के लिए सकारात्मक सोच रखने वाले गैलेट मॉर्गन की मुक्ति उद्घोषणा से ठीक 1 महीने पहले 27 अगस्त 1963 को मौत हो गई। पर हाँ, मृत्यु के कुछ दिन पहले ही, देर से ही सही, इन्हें यूएस सरकार ने ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए सम्मानित किया। आज हमारी पूरी टीम इस जुझारू आविष्कारक को तहे दिल से सलाम करती है। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम आपसे विदा ले लें, लेकिन पहले एक सवाल भी पूछ लेते हैं। आपको बताना है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रखने वाली मशहूर गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से अपने सही जवाब भेजिए borntoberemembered@gmail.com पर और हमें फॉलो करिए facebook.com/borntoberemembered पर। तो अब हम चलते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।